हाँ जी, कैसे हो आप लोग? हाँ, पढ़ाई कर रहे हो? पहले तो बताओ कैसी चल रही है यार तुम लोगों की पढ़ाई? हाँ, जल्दी-जल्दी मुझे बताना, ठीक है? भाई देखो जैसे-जैसे एक आपको टिप देती हूँ, जैसे-जैसे हमारे चैप्टर्स पुराने वाले होते जा रहे हैं ना, तो उनको आपको ऐसा नहीं करना कि भाई वो हो गए, फिनिश हो गए तो अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है? आज की टिप बता रही हूँ, भाई प्लीज़ उनको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? रिवीज़न का अब जैसे मैं रिवाइज़ करती थी ना अपने टाइम पे, मैं आपको अपना ट्रिक बताती हूँ, कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा माय डियर स्टूडेंट्स दैट वाज़ कि मैं ना सुबह जैसे उठती थी ना, तो उससे 10 मिनट पहले या मतलब 10 से 15 मिनट मैं सुबह अपना ऐसा देती थी जिसमें मैं प्रीवियस चैप्टर को पढ़ाई करती थी। जैसे सपोज़ कि अभी फिलहाल अभी हमारा थर्मो चल रहा है। पिछले हमने किया था रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या करोगे आप रिडॉक्स रिएक्शन को रोज़ थोड़ा-थोड़ा सुबह 10 से 15 मिनट निकाल के उसे रिवाइज़ करोगे। और गाइज़ मैं पता है क्या करती थी? मैं करती थी एक्टिव रिकॉल। हाँ, एक्टिव रिकॉल मतलब ये ना मेरे केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा, एक्टिव रिकॉल करना। एक्टिव रिकॉल करना क्या होता है कि जैसे सपोज़ आई एम सिटिंग फ्री, अभी मैं एकदम फ्री हूँ, मुझे कोई ना पढ़ना है, ना कहीं कुछ करना है, बस आई हैव डन एवरीथिंग, अभी सिर्फ मैं बैठी हूँ। तो अभी थर्मो करा रही हैं, जैसे मैं आपको थर्मो करा रही हूँ, तो अभी आपके पास क्या बचा है? रिडॉक्स। तो आप ऐसे बैठ के ना एक्टिव रिकॉल करो कि भाई कौन-कौन से चीज़ थी जो रिडॉक्स में ध्यान रखने वाली थी, जहाँ से सवाल बनता है और वहाँ से नंबर कटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को एक्टिव रिकॉल करो। है ना? और इस एक्टिव रिकॉल में ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करो और जहाँ अटको फिर कॉपी खोल-खोल के देखो। तो ये ना दिन का 10 से 15 मिनट अपने को ऐसा निकालना होता है जहाँ पे ना हम प्रॉपर रिवाइज़ करते हैं, एक्टिव रिकॉल करते हैं या पुराने चैप्टर्स के लिए हम अपना पूरे दिन का 24 घंटे में 10 से 15 मिनट हम बच्चे पुराने चैप्टर्स को देते हैं। समझ में आई? तो जो बच्चे इस चीज़ को नहीं कर रहे ना प्लीज़ इंट्रोड्यूस इन योर डेली रूटीन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है? चलिए तो गाइज़ अभी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आज हमें शुरू करना था क्या? एंथैल्पी। क्या करना है? एंथैल्पी। चलो, तो एंथैल्पी क्या होता है? स्टूडेंट्स कोई आपसे पूछे ना एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एच से और इसको हम दिखाते हैं किससे? किससे दिखाते हैं बताओ? सबसे पहले तो एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये होता है क्या? स्टेट फंक्शन। ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। दूसरी बात करें तो बच्चे ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि अगर आप सिस्टम को डिवाइड करोगे तो एंथैल्पी की वैल्यू जो है आपकी बदल जाएगी, ठीक है, चेंज होगी। तीसरा मैं आपको बताती हूँ, तीसरा क्या है? जिस तरीके से इंटरनल एनर्जी का आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, इसी तरीके से आप इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, है ना? और बताओ लेकिन कई बार ना आप क्वेश्चंस में देखोगे कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू दिए होता है बट हम एक्चुअल में निकाल नहीं पाते। ठीक है, चलो अगर हमें एंथैल्पी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? हम मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी तरीके से एंथैल्पी का चेंज भी कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। गॉट इट। चलिए अब थोड़ा सा ना फीलिंग ले लेते हैं कि भाई ये एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक चीज का ध्यान रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी बात बता रही हूँ। देखो हैशटैग भी लगाया और स्टार भी लगाया। क्या है ये इंपॉर्टेंट बात मैम? कि स्टूडेंट्स हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखा? हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि मैम हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दो। वो बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई कितनी बार मैंने आपको बोला है, जिस चीज पे हमारा दिल आ जाए या कोई चीज हमें बहुत पसंद आ जाए तो हम उसको अपना दिल ही दे देते हैं। तो लो ये एक ऐसी बात है आज की क्लास की जिसको मैंने तो भाई अपना दिल दे दिया क्योंकि मेरा दिल तो इसने लूट लिया। चलो, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ।
तो भाई पहले तो ना मुझे आपसे चाहिए कि आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और हम दोनों लोग मिलके ना बार बार इसको रिवाइज करते हैं। बार बार कितनी बार मैम? 5 बार बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। गॉट इट? चलिए, ये एक बात तो मैंने आपको याद करा दी। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अभी मैं देखूं, जैसे मैंने बोला कि भाई हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें उससे काम भी नहीं है। हमें तो काम भी किससे? ये चेंज से काम है, उसके चेंज से। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, मैं एक और बात लिख रही हूँ यहाँ पे कि अब मैं हीट ट्रांसफर कर रही हूँ, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं आपको बोलूं कि हीट ट्रांसफर हो रहा है पर इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे, भाई याद रखो पहले क्या बोला था? पहले बोला था कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब क्या बोल रही हूँ? कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूपी। और क्यूपी बराबर ही क्या है मेरा? डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी। समझ गए बात? चलो इसको भी अपना दिल दे दो, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, हमने इसको भी अपना दिल दे दिया है। तो डेल एच बराबर क्या आ गया? क्यूपी। अब बच्चे क्या हुआ कि ये हमने ना, मतलब यार अगर कोई आपसे पूछे कि एक्चुअल में एंथैल्पी है क्या, तो गाइस ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे? हम चेंज इन एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चे तीसरी चीज क्या आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर देखिए, एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत बहुत सारी इक्वेशंस बना के ट्राई किया कि वो प्रूव कर दे कि क्यूपी बराबर आ जाए किसके? डेल एच के। लेकिन बच्चे ऐसा हो ही नहीं पा रहा था कि क्यूपी बराबर आ जाए डेल एच के। तो हमने क्या किया? हमने, लेकिन फाइनली एक हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसा था, एक इक्वेशन ऐसी थी, ध्यान से सुनो भाई, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं? दैट इज योर H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। जब वो माय डियर स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन पे आकर पहुंचा तो वो प्रूव कर पाया कि यहाँ से उसको मिल गया क्यूपी बराबर डेल एच। तो तब से हमने बोलना शुरू कर दिया कि एच क्या है, एंथैल्पी क्या है। तो कोई भी आपसे बोले ना एंथैल्पी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आंख बंद करके बोलोगे क्या? एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। क्या क्या बोलोगे भाई? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। क्या बोलोगे? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। चलो भाई डिफ्रेंशिएट कर लो, तो DH बराबर DU प्लस DPV, है ना? हाँ। अब मैंने बोला, मैंने कहा DH बराबर DU। अब आपको पता है भाई कि जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स वाई का, तो पहले कैसे करते हैं? देखो, ये डिफ्रेंशिएट एक्स वाई का कैसे करोगे कि पहले आप x को बाहर निकाल लो और डिफ्रेंशिएट किसका कर दो? dy का, है ना? देखो x dy, फिर आप y को कांस्टेंट निकाल लो, यानी बाहर निकाल लो और इसका क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करोगे? जल्दी बोलो। dx। तो इसी तरीके से बच्चे, पहले मैं यहाँ पे p बाहर निकाल के क्या बोल रही हूँ? बताओ क्या बोल रही हूँ? dv प्लस में v बाहर निकाल के क्या बोल रही हूँ? dp, है ना? याद रहेगी बात? चलो, तो इस तरीके से हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं किसकी? अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। बताओ क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? du इज इक्वल टू q प्लस w। एक बात बताओ, क्या मैं इस du इज इक्वल टू q प्लस w को यहाँ पुट कर सकती हूँ इस du में? तो चलो कर दो। देखो करोगे ना, यू विल गेट dh बराबर q प्लस w प्लस में p dv प्लस में v dp। ठीक है भाई? हाँ। चलो अब बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना? प्रेशर कांस्टेंट करके देखते हैं। तो आप कहोगे मैम Q तो बन जाएगा QP, है ना? और DP, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन DP हो जाएगा 0। तो मैम ये वाली पूरी क्वांटिटी हो गई 0। तो अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखे तो आप बोलोगे क्या? QP प्लस में W प्लस में PdV। अब आप एक और चीज बोल सकते हो कि मैम हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या चीज पढ़ी है? वी हैव स्टडीड कि W बराबर क्या होता है, हमने निकाला था ना माइनस PdV। मैंने कहा निकाला था, मैंने कहा अभी हमने DH की वैल्यू निकाली है QP प्लस W प्लस PdV। मैंने कहा इस W को क्या, एक बात बताओ जल्दी से मेरे को सोच के बताओ, इस W को क्या यहाँ पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो लो कर दो। तो DH बराबर क्या आ गया? QP माइनस PdV प्लस में PdV।
भाई देखना जरा, ये माइनस से ये प्लस कट गया और DH बराबर क्या आ गया आपका QP। तो बच्चे देखो यहां से ना मेरा प्रूफ हो गया कि DH इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए बात? चलो तो भाई मैंने प्रूफ कर दिया है। चलो भाई अभी आगे पढ़ते हैं। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना? हाँ चलो, अब मैं आपको एक बात और बोलूं, याद है कि इंटरनल एनर्जी के केस में हमने कितने सारे केसेस पढ़े थे, है ना? यहाँ पे भी भाई वही है। एक बात बताओ, कैन आई से इट लाइक दिस कि जो आपका U है, U इज अ फंक्शन ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना? कैन आई फर्दर राइट इट कि भाई अगर आपका कोई भी फेस चेंज नहीं है ना, नो फेस चेंज एंड केमिकल चेंज, कोई भी फेस चेंज या केमिकल चेंज नहीं है, तो कैन आई से कि भाई यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस है वो भी सेम है ना? हाँ, और जो आपके मोल्स है भाई वो भी सेम है। जी हाँ, तो कैन आई से, अच्छा ये तो हम H के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना, तो H इज इक्वल टू कर लो, तो H के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कैन आई से, याद करो इंटरनल एनर्जी के केस में मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया था, है ना? तो भाई यहाँ पे बोल दो VT फंक्शन ऑफ क्या, ये एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, it can be a function of pressure volume। सही बात? हाँ, तो एंथैल्पी बच्चे इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनल एनर्जी, वहां पे हमने इसको डिफरेंशिएट करा था टेम्परेचर वॉल्यूम को, अभी हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे एंथैल्पी के केस में? टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। तो चलो करके देखते हैं। तो भाई एंथैल्पी क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, चलो तो करके देखते हैं। भाई एक बात बताओ, वहां पे भी जिस तरीके से मैंने इंटरनल एनर्जी के केस में चीजें समझाई थी, वो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से है। तो कैसे बोलोगे? DH बराबर बोलो क्या बोलोगे? चेंज इन टेम्परेचर, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर DP, प्लस में चेंज इन, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा आपका, रुको रुको रुको, फिर से मैं लिख रही हूं कि चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर डॉट dt, प्लस में चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट dp। तो बच्चे ये इक्वेशन आ गई है आपकी एक निकल के। समझ में आई बात? आ गई। अब मैं बोलती हूँ कि यार मैं ना ये केस किसके लिए रख रही हूँ, आई एम चलो मेकिंग अ केस, तो दिस इज माई केस 1 एंड इट इज फॉर एन आइडियल गैस। भाई ये किसके लिए है? ये केस आइडियल गैस के लिए। अब आइडियल गैस के लिए अगर मैं आपको बात बताऊं, तो भाई आइडियल गैस के लिए वो देखिए जिस तरीके से U जो है फंक्शन होता है टेम्परेचर का, इसी तरीके से बच्चे जो H होता है ना, H भी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। यानी कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करोगे, है ना, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करोगे, चलो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अरे 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 पेस्ट हो भाई, कॉपी पेस्ट, हाँ, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अभी देखो मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो एंथैल्पी में भी जो चेंज होगा वो कुछ नहीं होगा। तो आप देखोगे अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो एंथैल्पी में चेंज भी जीरो आएगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना ये वाली, ये पूरी की पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। तो अब मेरे पास जो चीज बची दैट इज DH बराबर डेल H अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर DT। गॉट इट? चलो अभी इसको ओपन कर लेते हैं, कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड एंड पेस्ट। अब आप ना एक बात ध्यान से सुनना यार, एक बात और आपको बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अब मेरे पास क्या आ गया? DH बराबर किसके आता है? DH बराबर बताओ क्या आया? DH बराबर आ गया QP के, है ना? हाँ, अब एक बात बताओ कि क्या QP अपॉन में DT बराबर CP होता है? होता है। तो कैन आई पुट यहाँ पे QP की जगह कैन आई पुट DH, तो देखना क्या बनेगा? DH अपॉन में DT बराबर क्या हो गया? CP। तो बच्चे एक बात बताओ, ये बात चल रही है कब? एट कांस्टेंट प्रेशर की।
ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या dH/dt को कैन आई पुट Cp? हाँ, तो भाई ये Cp की वैल्यू क्या मैं उठा के यहाँ रख दो, तो क्या आएगा देखना तो जल्दी से, क्या मेरे को ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी dH बराबर Cp डॉट dt। अच्छा, ये जो कहानी आई है बच्चे, ये आई है 1 मोल के लिए, लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ किसकी, अगर मैं n मोल की बात करूं तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे dH बराबर NCp dt, dH बराबर NCp dt, dH बराबर NCp dt। ठीक है, बताओ इतनी चीज क्लियर है? चलो, इतना मैंने आपको बता दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए एक काम करो यार, अब इस वाली इक्वेशन को ना मैं फिर से कॉपी कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये है बच्चे मेरी फाइनल इक्वेशन जो आई थी, है ना भाई, ध्यान रखना ये जो फाइनल इक्वेशन है ये अपन कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर हो या ना हो, कैसे लिखूं उस लाइन को, मैं लिख देती हूँ चलो, कि दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड व्हेन देयर इज constant temperature and pressure. This equation can be applied or cannot be when there is constant pressure or temperature. समझ में आई? जब कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर हो या ना हो, आप इस वाली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट? यस। चलिए अब नेक्स्ट केस लेते हैं किसका, रियल गैस का। तो भाई रियल गैस के केस में आपको पता है अपन नेचुरली यही इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे तो हमारा डिपेंड करता है ना, यही इक्वेशन जिस तरीके से हमने इंटरनल एनर्जी में यूज किया था, आप रियल गैस के केस में भी यही सेम इक्वेशन यूज कर सकते हो। चलो तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात किसकी है, सॉलिड और लिक्विड की। तो भाई सॉलिड और लिक्विड में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे एक ना बहुत बढ़िया सा केस आता है, क्या है वो केस, देखो एक सेकेंड, DHDP, ठीक है। तो भाई देखो DH बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt, प्लस में इसको हमने अभी निकाला है क्या, Cp dP, एक सेकेंड, Cp dt। चलो अभी इसको रहने दो, ठीक है, जस्ट अभी इसको रहने दो, ठीक है। मैं आपको पहले ना फाइनल इक्वेशन दिखाती हूँ। तो भाई जो हमारी इक्वेशन आई थी वो ये आई थी, अब देखना जरा, ये मेरी क्या आई थी, फाइनल इक्वेशन। ये चलो इसको ना कॉपी करके अगली स्लाइड में ही ले लेते हैं, यहाँ पर, चलो हाँ जी। तो अब भाई सॉलिड और लिक्विड के लिए देखो, कोई भी जो चेंज होता है ना प्रॉपर्टी में वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, सॉलिड और लिक्विड के केस में जो चेंज होता है प्रॉपर्टी में, दैट इज योर नेग्लिजिबल। तो बच्चे एक बात बताओ कि यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको ना एक पॉइंट लिखती हूँ, एक नोट करके आप ना इसको ध्यान रखना, क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चेंज इन प्रॉपर्टीज in case of solid and liquid is negligible, भाई ये चेंज ना आप कैसा लोगे, नेग्लिजिबल लोगे, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक बात बताऊं भाई, यहाँ पर ना dp जीरो नहीं होता, क्योंकि भाई dp देखो कोई भी सॉलिड है, सपोज मेरे पास ना ये एक सॉलिड है, ठीक है, अभी आपने इस पे कोई प्रेशर लगाया नहीं, अभी चलो यहाँ पे एयर प्रेशर लगा रही है 1 atm चारों डायरेक्शन से, अभी आपने एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया, सपोज आपने 10 atm लगा दिया, तो भाई dp तो ऑब्जर्वेबल है ना, डीपी जो चेंज है बताओ कितने का चेंज आया, 10-1, तो 9 यूनिट्स का चेंज आ रहा है ना, तो दैट इज ऑब्जर्वेबल, तो डीपी तो जीरो नहीं होता। लेकिन इस प्रेशर के कारण जो लाइक इस चेंज ऑफ प्रेशर के कारण जो प्रॉपर्टीज में चेंज आता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि
चेंज इन प्रॉपर्टीज कैसे मैम बचे, जैसे कि मेरा अगर H है तो इसमें जो DH इसका जो चेंज होगा वो लगभग मैं 0 मानूंगी, लगभग लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 0, यानी कि ये पूरी की पूरी मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो DH आ जाएगा दैट इज डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर DT, और इसी को भी हमने क्या लिखा था, DH बराबर एनसीपी dt, एन मोल्स के लिए एनसीपी dt की हम बात कर सकते हैं, एनसीपी dt। चलो उसको ना नीचे लिख लेते हैं, क्या आ गया ये DH बराबर एनसीपी dt फॉर, ये किसके लिए आया है भाई, ये आया है किसका, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ क्या, द थिंग इज कि रिलेशन बिटवीन U एंड H, रिलेशन बिटवीन U एंड H के बीच में अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन को, ठीक है। तो बच्चे देखो अभी हमने निकाला H इज इक्वल टू U प्लस PV, अभी मैंने बोला। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, एक बात बताओ, मैंने बोला DH इज इक्वल टू DU प्लस में DPV लिख लो, DPV लिख लिया, कैसे लिखोगे, इस तरीके से, प्लस में DPV, गॉट इट, यस। तो DH बराबर आ गया DU प्लस में, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, DPV को P2V2 माइनस P1V1, हाँ। तो बच्चे ये आया है क्या, मेरा रिलेशन। अब ध्यान से सुनो, ये जो रिलेशन है आप रियल गैस के लिए लगाओ, चाहे आप आइडियल गैस के लिए लगाओ, ठीक है, चाहे आप किसके लिए लगाओ, चाहे रियल गैस हो, आइडियल गैस हो, चाहे यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा हो तो लगाओ, फिजिकल चेंज हो रहा हो तो लगाओ, सॉरी फेस चेंज हो रहा हो तो लगाओ, मतलब आप ये क्या है, आपका यूनिवर्सल एवरग्रीन फॉर्मूला, आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ केसेस के बारे में पढ़ा देती हूँ। क्या है पहला केस, कि अगर कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस डू नॉट अंडरगो केमिकल और फेस चेंज, केमिकल और फेस चेंज, ये है क्या, मेरा पहला केस, ठीक है। चलो अब मैं ना आपको इसी के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ सही तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है, आप अभी हमने पढ़ा डेल H बराबर डेल U प्लस में डेल PV होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको केस बता रही हूँ किसका, आइडियल गैस का। तो भाई आइडियल गैस के केस में आपको पता है ना PV बराबर nRT होता है, तो आप क्या कर सकते हो, डेल H बराबर डेल U प्लस में डेल nRT, ठीक है, हाँ। अब हम अपन क्या कर सकते हैं कि सपोज N और R कांस्टेंट है, N तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि फेस चेंज और केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो N क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो कैन आई राइट इट, डेल H बराबर डेल U प्लस में N बाहर निकाल लो, R बाहर निकाल लो, और टेम्परेचर में डिफरेंस निकाल लो। क्वेश्चन में T2 और T1 दोनों दिए होंगे, जो कि आप इस फॉर्मूला में अप्लाई करके यूज कर सकते हो, गॉट इट। चलिए अब मैं ना आपको इसका केस 2 बताती हूँ, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रियल गैस। चलो एक बात और बताती हूँ, सुनो अभी सुनो, ऊपर हमने जो निकाला दैट इज डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस में NR डेल T। बच्चे एक बात बताओ, क्या डेल H की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं क्या, NCP dt या डेल T, NCP डेल T, और डेल U की क्या रख सकते हो, NCV डेल T प्लस में NR डेल T। एक बात बताना यार जल्दी से, क्या N डेल T N डेल T N डेल T कट गया, तो क्या CP इज इक्वल टू CV प्लस R आ गया। अब याद है, ये मैंने आपको फॉर्मूला अभी कल या परसों वाले लेक्चर में डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन आज मैंने इसको प्रूव भी कर दिया, और मैंने वहां पे आपको बोला था कि मैं इसको प्रूव करूंगी कैसे आया, ठीक है। चलो फाइनल आते हैं किस पे, रियल गैस पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रियल गैस की अगर बात करेंगे तो दैट इज डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV की बात करो, है ना। तो रियल गैस के लिए तो भाई आप डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाओ, रियल गैस का तो कुछ और है ही नहीं, ठीक है। थर्ड वाला आता है सॉलिड और लिक्विड के लिए, तो अभी हमने क्या फॉर्मूला लगाया, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल PV। गाइज ये जो PV है ना, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर मैं बताऊं, जो चेंज आता है वॉल्यूम में, है ना, देखो ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल, क्या होता है वो चेंज, नेग्लिजिबल। और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं कि प्रेशर को ऐसे मान लो कि इसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है, या ऐसे लगा लो कि एक बार 1 था तो एक बार 1.01 हो गया, तो ज्यादा चेंज नहीं है,
लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं आया। ये मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड के केस में वॉल्यूम और वॉल्यूम्स जो होते हैं इनके क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, तो वॉल्यूम में चेंज ज्यादा नहीं आता, जिसके कारण बच्चे क्या मैं बोल दूं कि जो P2 V2 माइनस P1 V1 है वो क्या हो गया जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो, है ना। तो कहना है से कि डेल पीवी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लो, तो डेल एच बराबर क्या आ गया डेल यू के। अच्छा डेल एच को क्या लिख सकते हो एनसीपी डेल टी बराबर डेल यू को एनसीवी डेल टी। तो आप देखोगे एन डेल टी से एन डेल टी कटा और ये सीपी अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके आ जाएगा सीवी के। तो मैंने आपको आई थिंक जब एक दो लेक्चर पहले मैंने बोला था सीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सीवी इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो आज ना ये देखो प्रूव भी कर दिया है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट प्रूव हमने इसका आज किया है, ठीक है। चलो आप ये आगे देखते हैं। तो नाउ वी हैव केस टू। भाई केस टू देखो, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे फेस चेंज और केमिकल चेंज कर रहे हैं, केमिकल एंड फेस चेंज हैपनिंग, केमिकल एंड फेस चेंज हैपनिंग, ठीक है। चलो तो भाई इसमें पहला केस कहता है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस, कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस। अब गैसेस मतलब कि रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब मैम आइडियल गैस तो रिएक्शन नहीं कर दिया, इसका मतलब ये आइडियल गैस की बात ना करके किसकी बात कर रहा है रियल गैस की बात कर रहा है। तो मैम रियल गैस के लिए हम वंडरवॉल इक्वेशन यूज करते हैं, मैंने बताई थी ना आपको प्रीवियस क्लासेस में वंडरवॉल इक्वेशन, लेकिन मैम वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हमें बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में जेई लेवल पे। तो बच्चे हम क्या करते हैं कि आइडियल गैस तो हो नहीं सकती, बट आइडियल गैस की इक्वेशन बड़ी सिंपल है, पीवी बराबर एनआरटी, हम इसे ही यूज करेंगे चाहे कोई सी भी गैस लिख के आई, चाहे गैस रियल हो या आइडियल हो, वी विल ऑलवेज यूज कौन सी इक्वेशन आइडियल गैस की इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल पीवी आया था, ठीक है। तो आप क्या कर लो, अब हमें पता है ना डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी क्या होता है एनआरटी, है ना। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो डेल एच बराबर आ जाएगा डेल यू प्लस आर टी बाहर ले लो और डेल एन जी गैसेस के रिस्पेक्ट में, जी मतलब गैसेस के रिस्पेक्ट में, यानी डेल एन जी कैसे निकालोगे, ये है क्या मोल्स ऑफ गैसेस, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ओनली फॉर गैसेस। ये सिर्फ आप किसके लिए लगाओगे गाइज ओनली फॉर गैसेस, किसके लिए लगाओगे ओनली फॉर गैसेस, समझ गए बात को। चलिए कैसे मैम एक बार एग्जांपल दो, जैसे मैंने बोला a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, मैंने बोला इसके 2 मोल थे इसके 4 मोल थे, ये गैस है ये भी गैस है ये भी गैस है और ये भी गैस है। ये काम करो एक को मान लो सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे जो आप डेल एन जी निकालोगे, जी का मतलब क्या होता है गैसेस, यानी सिर्फ गैसेस के चेंज इन मोल्स निकालोगे, यानी कि आप किसका निकालोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये तो प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्टेंट है, यानी प्रोडक्ट के मोल देखो कि क्या है स्टोइचियोमेट्री 4, तो 4 माइनस रिएक्टेंट के देखो 2 और 1, यहाँ पे 1 होगा ना तो 3, तो 4 माइनस 3 बराबर क्या आ गया ए। भाई सॉलिड को नहीं लेंगे, चेंज इन मोल्स हम सॉलिड के नहीं लेते क्योंकि हमने मेंशन कर दिया ये सिर्फ किसके लिए है गैस के लिए डिफाइंड है, गॉट इट। चलिए तो अभी भाई नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव बी, बी पार्ट है इसका कि रिएक्शंस, अगर अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, लेकिन अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड ऑल्सो। तो गाइस देखो यहाँ पे डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल पीवी हमने इक्वेशन पढ़ी है। भाई अब ये देखो सॉलिड और लिक्विड के लिए जो चेंज है पीवी का वो मैं क्या ले लेती हूँ जीरो, तो हम इसको तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि भाई अगर उस किसी रिएक्शन में गैस सॉलिड लिक्विड सब बन रहे हैं तो गैस भी होंगे सॉलिड लिक्विड भी है, तो सॉलिड लिक्विड के लिए तो ये रिएक्शन आप नहीं लगाओगे, लेकिन गैस होगी ना तो भाई आप वहां पे इस रिएक्शन को लगा सकते हो NgRT वाली, यानी डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस आर टी और डेल एनजी, और डेल एनजी निकालने मैंने अभी आपको ऊपर सिखा दिए, समझ गए बात। चलिए अभी भाई फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलो यार स्लाइड्स तो कम रह गई, स्लाइड्स तो कम रह गई, मुझे आपको एक बात और बतानी थी बस, एक बात, एक काम कर लेते हैं यार इसको ना मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा आप लोग ना मैनेज कर लेना, जूम करके देख लेना। चलो तो अभी मैं आपको एक बात और बता देती हूँ
इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे सपोज कोई रिएक्शन हो रही है 3a+2b दे रहा है 3c+4d। भाई सपोज उसने दिया है कि डेल एच बराबर है 20 किलो जूल पर मोल। तो बच्चे ये पर मोल का क्या मतलब है? तो पर मोल का मतलब लगता है पर मोल, यानी कि एक ए रिएक्ट कर रहा है एक बी के साथ और दे रहा है एक सी, एक मोल सी और एक मोल डी। लेकिन ऐसा तो रिएक्शन में है ही नहीं। रिएक्शन में असली में पर मोल का मतलब है कि अगर आपने ये रिएक्शन लिखी है तो इसका मतलब है पर मोल जो है, देखो डेल एच अगर पॉजिटिव है तो भाई वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर डेल एच क्या है आपका नेगेटिव है तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब कि आपको रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी रिएक्शन एनर्जी को, तब वो प्रोसीड होगी। एक्सोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जब हो रही है तो वो एनर्जी कुछ रिलीज कर रही है। ठीक है। तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन में तो भाई मैम डेल एच पॉजिटिव है, यानी हमें इसको रिएक्शन में एनर्जी देकर करानी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि ये जो पर मोल है, पर मोल का मतलब है कि जब 3 मोल ए के रिएक्ट करेंगे 2 मोल बी के साथ और देंगे 3 मोल सी और 4 मोल डी, तो तब ही ये करने में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 20 किलो जूल। ये होता है पर मोल का मतलब। अच्छा मैम अगर मैं इस रिएक्शन को कल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कर दो। तो आप बोलोगे मैम देखो 6a+4b गिव्स यू 6c+8d। तो बच्चे अब आपको डेल एच बी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 40 किलो जूल पर मोल। अब मैम 40 का क्या मतलब है कि 40 किलो जूल पर मोल आपको देनी पड़ेगी कब? जब 6 मोल ए रिएक्ट करेगा 4 मोल बी के साथ और देगा 6 मोल सी और 8 मोल डी। तो ये वाली बात ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो तो भाई अभी हमारे पास से ही क्वेश्चन कहता है, भाई ये 2025 में आया था मेंस में। द क्वेश्चन इज सेइंग कि 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस at 298 Kelvin and 1 atm pressure. The final temperature and the change in internal energy respectively are. तो स्टूडेंट्स एक बात बताओ, देखो इन्होंने ना आपको आर की भी वैल्यू दी है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। अब बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको क्या निकालना है, एक बात बताओ ध्यान से, मेरे को ना एक चीज सोच के बताना कि ये जो दिया है ना आपको, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर ही तो है, तो क्या ये आपका क्यूपी नहीं हो गया? क्यूपी क्या हो गया? 500 जूल। और यही क्या होता है? डेल एच। बच्चे ये क्या दिया इन्होंने? मोल। ये क्या है? मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी क्या बताया था? याद है? 3/2r। और सीपी क्या बताया था? याद है? 5/2r। याद करने को बोला था ना कुछ वैल्यूज, प्लीज याद कर लेना वरना कैलकुलेट करने में बहुत टाइम निकल जाएगा। चलो अब आपको पता है डेल एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी आता है। डिड यू नो दिस? यस। बच्चे क्या मैं यहाँ से डेल टी निकाल लूं? तो आप बोलोगे मैम डेल एच अपॉन एन सी पी। डेल एच की क्या वैल्यू है? 500। मोल्स कितने दिए? 0.5। सीपी क्या है? 5/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और r यही रह जाएगा 8.3। बच्चे यहाँ से जो आपका डेल टी निकल के आएगा वो आएगा 50 केल्विन, राइट? यस। अब हम डेल टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बराबर 50 केल्विन। यस। क्या यहाँ से फाइनल टेम्परेचर निकाल लोगे? बताओ 50 प्लस इनिशियल टेम्परेचर, तो 50 प्लस इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है? 298 केल्विन। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 348 केल्विन एज योर फाइनल टेम्परेचर। बताओ आ गया समझ में? हाँ चलो अभी इसका नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है भाई? इसका कहता है कि आपको ना फाइनल टेम्परेचर तो निकाल लिया, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालो। क्या आपको पता है डेल यू बराबर एन सी वी डेल टी होता है। डेल टी अभी 50 आया है, सीवी बता दिया 3/2r, एन की वैल्यू 0.5, तो वैल्यूज पुट करो यू विल गेट डेल यू। देखो 0.5 इंटू 3/2 इंटू 8.3 इंटू 50। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 300 जूल। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से भी आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, बट वी हैव वन मोर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल एच बराबर डेल यू प्लस में डेल टी डॉट एन जी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के भी आप देखना आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए
तो स्टूडेंट्स भाई हमारा आंसर तो जा रहा है फर्स्ट, बाकी तो हमारे नहीं जा रहे, तो इन्हें काट दो। चलो चेक करते हैं। तो योर फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन 1। यस, तो बच्चे देखो इन्होंने भी वही फॉर्मूले से किया है जो हमने किया है। ठीक है, तो चलो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। सो प्लीज रिवाइज द लेक्चर थोरोली एंड प्लीज अप्लाई क्वेश्चन विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। चलो बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो।